नमस्कार दोस्तों। तो हमने अभी तक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव कर ली थी और डिराइव करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन डेवलप होके आती है। इस इक्वेशन में आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट कि आपको जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी इनकी यूनिट्स आपको डालनी है किलोजूल्स पर केजी में। किलोजूल्स पर केजी में स्पीड स्पीड एट इनलेट ये आपको डालना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड। ये डेटम से हाइट जो है ये आपको मीटर में डालनी है। अगेन ये दोनों टर्म्स आपको डालने हैं किलो जूल्स पर केजी में। ये आपको डालनी है मीटर पर सेकंड में और ये आपको पुट करना है मीटर में। ये गलती आप नहीं करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो ये पहली इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। आपको एक तो ये इक्वेशन यूज करनी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और दूसरी ये इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। ये क्या कह रही है कि मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट एट आउटलेट। तो इसको आप केजीज पर सेकंड में डाल रहे होंगे और इसको भी आप केजीज पर सेकंड में डाल रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर इसमें आप ठीक है एक चेंज कर सकते हो कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ठीक है, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे आप करोगे? एम आई डॉट इज इक्वल्स टू एम ई डॉट है, आप दोनों तरफ डी टी का मल्टीप्लाई करो और इसको इंटीग्रेट करो। एम आई और एम ई आर नॉट द फंक्शन ऑफ ऑफ नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो डी टी का आपने मल्टीप्लाई करा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, कि डी टी टाइम में एम आई मास एंटर हुआ। ठीक है, तो अगर रुको ऐसे है, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो हम इसको यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 सेकेंड में आपका जो मास फ्लो हुआ उसकी वैल्यू है एम आई डॉट। 1 सेकेंड में इतना मास कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा है। तो अगर मैं कहूं कि डी टी टाइम में कितना जाएगा तो एम आई डॉट इंटू डी टी इतना जाएगा। अगर मैं कहूं इन टाइम टी, पूरे टी टाइम में कितना जाएगा, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी टी इज इक्वल्स टू एम आई डॉट डी टी और टाइम वेरी कराओ जीरो से लेके टी टाइम तक, जीरो से लेके टी टाइम तक। यहां तक आपको क्लियर है? फिर यहाँ पे आप एक अजम्पशन यूज करते हो, अज्यूमिंग प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग एट इनलेट एंड आउटलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। घबराने की बात नहीं है, इस अंग्रेजी का मतलब आपको समझाया जाएगा। ये कह रही है स्टेटमेंट, सपोज दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, द properties at inlet and the properties are exit are constant are not changing means constant with respect to time। इसका ये मतलब है कि अगर एम आई डॉट क्या है कि इतना मास 1 सेकंड में इस कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर करा। 1 सेकंड में एम आई डॉट मास एंटर कर रहा है और 1 सेकंड में एम ई डॉट मास इसमें से लीव कर रहा है। 1 सेकंड में, वो सेकंड कौन सा है? आप इस चीज को समझो। अगर मैंने मान लो 5 PM पे देखा, 5 PM से लेके, या फिर आप मान लो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक मैंने इसको ऑब्जर्व करा। ये टाइम डिफरेंस कितना है? 1 सेकेंड का, कि 1 सेकेंड में कितना मास इसके अंदर एंटर करा, और मेरे को मिला कि एम आई डॉट मास इसमें एंटर करा है। एम आई डॉट एंटर करा है, इसकी वैल्यू ले लीजिए आप, मान लो 10 kg पर सेकेंड है इसकी वैल्यू। तो मैंने ऑब्जर्व करा 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक। 0 सेकेंड से 1 सेकेंड कितना टाइम हो गया? 1 सेकेंड। तो मैंने 1 सेकेंड तक ऑब्जर्व करा और मेरे को दिखा कि 10 किलो मास इसके अंदर जा चुका है। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन बिठाई टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक।
ठीक है, 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, इसमें कितना टाइम डिफरेंस है, 1 सेकंड का। मतलब मैंने फिर देखा कि 1 सेकंड में कितना मास एंटर करेगा, तो वो उतना ही निकला। कितना निकला, 10 kg मास ही एंटर करा है। इसका मतलब कि जो मास है, इस सेक्शन से जो मास एंटर हो रहा है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो यही मैंने अजम्पशन करा है कि अज्यूमिंग प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग एट इनलेट एंड आउटलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एम आई डॉट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स एम आई डॉट इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो इस इंटीग्रेशन को हम जस्ट कंप्लीट करते हैं। आफ्टर यूजिंग दिस अजम्पशन, ये अजम्पशन आपको लगानी है। ये अजम्पशन लगाए बिना आपका, ठीक है, बीटेक का सिलेबस ये कहता है कि दिस अजम्पशन यू हैव टू यूज दिस अजम्पशन। बीटेक के सिलेबस में मास फ्लो रेट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, मास फ्लो रेट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हम इसकी स्टडी नहीं करते। ज़्यादातर बीटेक के सिलेबस में वो सारी चीज़ें हैं जो आइडियलाइज्ड चीज़ें हैं, जो एक बेंचमार्क क्रिएट करती हैं। ठीक है, जो एक बेंचमार्क क्रिएट करती हैं परफॉर्मेंस पे, किसी डिवाइस की परफॉर्मेंस का बेंचमार्क क्रिएट कर देती हैं कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस ये होगी। हम रियल बातों की यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं। सो इसको आइडियलाइज करा हमने, जैसे ही हमने देखा कि टी टाइम में, तो 0 से लेके टी तक हमने इसको इंटीग्रेट करा, तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, 0 से टी लिमिट लगाई टी, तो टी टाइम में कितना मास जा रहा है। तो एम आई डॉट मैंने आपको बता दिया है कि एम आई डॉट इज नो इज इंडिपेंडेंट, एम आई डॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एम आई डॉट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। यहां से पता लगा कि in time t the total mass entered in control volume is equals to mi dot into t। सिमिलर फैशन में ऐसे ही आप क्या करोगे, आप निकालोगे कि in time t the total mass exits from control volume, तो वो आ जाएगा आपका एम ई डॉट इंटू टी। ये है टोटल मास, टोटल मास जो एंटर करा है। ये क्या है कि ये 10 kg/सेकेंड, टी टाइम में कितना एंटर कर चुका होगा, तो मल्टीप्लाई बाय टी, हो सकता है टी की वैल्यू 5 सेकेंड हो, है ना। अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास टोटल मास आ जाएगा। तो एम आई डॉट इंटू टी, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे सिंपल एम आई। एम आई रिप्रेजेंट्स टोटल मास। मैं बोल रहा हूं आप लिखना, आप, मैं बोल रहा हूं लेकिन आप लिखो इस चीज को। एम आई, एम आई, ये जो एम आई है, दिस एम आई रिप्रेजेंट्स टोटल मास एंटर्ड इन द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट। जितनी देर आपने एक्सपेरिमेंट करा उतनी देर के लिए जो टोटल मास एंटर हुआ, दैट इज एम आई। what me dot into t represents, this represent the total mass that exits from the control volume, total mass that exits from the control volume during the during the time duration of experiment। तो यहां से मेरे को दिखता है कि जब मैं इसको, ठीक है, ठीक है, तो यहां से मेरे को दिखता है कि टी टोटल टाइम में एम आई डॉट, सॉरी, एम आई मास एंटर हुआ और एम ई मास एग्जिट हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। तो स्टडी फ्लो में कोई मास का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। जब कोई मास का एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा, कोई मास का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूं कि जितना मास, जितना टोटल मास एंटर हुआ होगा उतना टोटल मास बाहर निकल गया होगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ऑन इंटीग्रेशन
मैं यहां से कह सकता हूं कि एम आई इज इक्वल्स टू एम ई। तो दिस रिप्रेजेंट टोटल मास एंटर इज इक्वल्स टू टोटल मास एग्जिट। आपको इतना बात क्लियर है? टोटल मास एंटर इज इक्वल्स टू टोटल मास एग्जिट। ये केजी में होगा और ये भी केजी में रखना है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैं अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में डीएम बाई डी टी ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मास एक सेकंड में जो मास एक्यूमुलेट हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। तो इसकी डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, आपको समझ में आता है कि एक सेकंड में कितना मास कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हुआ। इफ दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ से मान लो 5 kg पर सेकंड आ रहा है और यहाँ से 3 kg पर सेकंड निकल रहा है, तो इसमें एक्यूमुलेट कितना हो रहा है? इसमें एक्यूमुलेट होगा डी एम बाई डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2 kg पर सेकंड। 2 kg पर सेकंड एक्यूमुलेट हो गया। तो ये इक्वेशन आपको आती है, मैं बहुत बार इसको यूज कर चुका हूँ। ये इक्वेशन आपको पता है कि जितनी इंटरनल एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है पर सेकंड, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी पर सेकंड कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर चुका हूं। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है व्हेन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेक्टेड। जनरली आपको ये नेग्लेक्ट ही कराएगा, ठीक है। 100% केस में, 100% केस में नेग्लेक्ट कराएगा। इसी इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं आपको ये समझा चुका था, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से कैसे करते हैं हम इंटीग्रेट, dt को इधर भेज देंगे, dt को इधर भेज देंगे और फिर du का इंटीग्रेट करेंगे। du क्या होगा? du का इंटीग्रेशन du ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम का फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम की स्टेट वन थी, स्टेट वन से लेके स्टेट टू चेंज हुआ है, तो स्टेट वन से स्टेट टू तक, तो इसका इंटीग्रेशन यू टू माइनस यू वन हो जाएगा। फिर डी टी को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये चीज तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। अगेन एम आई डॉट डी टी, एम आई डॉट डी टी को मैं लिख दूंगा एम आई, एम ई डॉट डी टी, एम ई डॉट डी टी को मैं लिख दूंगा एम ई। तो ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है, टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है वो ये इक्वेशन है। पर सेकंड इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है वो ये इक्वेशन है। आपको यूज कौन सी करनी है? ये वाली यूज करनी है। पता आपको दोनों होनी चाहिए। और मैंने ये देखो इसमें तो ठीक है, और करके लिखा है आपको। देखो ये प्राइमरी इक्वेशन है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन ये यूज करनी है। इस इक्वेशन के साथ और में मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि टोटल चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, टोटल चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल मास एंटर माइनस टोटल मास लीव फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन को आप और करके ये लिख सकते हो, दिस इज द दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप ये इक्वेशन कब लिख सकते हो, कब लिख सकते हो वो भी बताता हूं, जस्ट एक सेकंड में, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको सेकंड ये इक्वेशन बताई थी, इसको और करके मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, और करके, और, ठीक है। और पे देखो ये येलो लाइन से ऐसे करके दो लाइन गई हैं और ये एरो है। ये और करके आप कैसे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप यूज कब कर सकते हो? इसको आप तभी यूज कर सकते हो, अगेन वही चीज लिखी हुई है, व्हेन प्रॉपर्टीज एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जब इंटीग्रेट करोगे, जब मास फ्लो रेट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तभी तो इंटीग्रेशन से मास फ्लो रेट बाहर आ जाएगा। यस, तभी आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। चलिए, इतनी सारी बातचीत करने के बाद अब मैं आपके पास लाया हूं न्यूमेरिकल्स। सो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। व्हेन एन आइडियल गैस, गामा दे दिया है आइडियल गैस के लिए 7/5, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं डाटा लिखते चलता हूं साथ के साथ। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट हीट दी गई है सिस्टम को, Q122 हीट दी गई है, तो हीट देते हैं तो वो होती है पॉजिटिव, ठीक है। सिस्टम के लिए गामा की वैल्यू दे रखी है 7/5। अब मेरे से पूछा क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड
which increases the internal energy of the gas। किसी सिस्टम को मैंने हीट दी। अब ये सिस्टम हो सकता है ओपन हो और क्लोज हो, आई डोंट नो, इसने ओपन और क्लोज क्लियर नहीं करा मेरे को। मैंने इस सिस्टम को हीट दी, इस सिस्टम ने मेरे को कुछ वर्क दिया गया होगा, और इस सिस्टम की अगर ये क्लोज सिस्टम हुआ, इफ क्लोज सिस्टम, तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, या फिर कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा इफ क्लोज सिस्टम। अगर ये ओपन सिस्टम है, इफ ओपन सिस्टम, अगर ये ओपन सिस्टम है तो इस सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज आया होगा माय डियर। अगर ये ओपन सिस्टम है तो इस सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज आया होगा। अगेन, एंथैल्पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। तो एंथैल्पी में चेंज आने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? हाँ। तो अब पहले तो मेरे को डिसाइड करना है वेदर दिस इज अ क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। उस तरीके से हम अपने फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। सी, यहां पे मेरे को, मैं ये रब कर देता हूं। सो जस्ट लेट मी सी इफ नेक्स्ट स्लाइड इज अवेलेबल फॉर अस। नो। सो इसी स्लाइड पे हमारे को सॉल्यूशन करना है। सो माय डियर, दिस इज द गिवन डाटा। इफ दिस इज अ क्लोज सिस्टम, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पेपर में आएगा अगर ये, तो बैठ के आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इफ इट इज अ क्लोज सिस्टम, सोचना पड़ेगा। If Q amount of heat is given to the system and W amount of work is taken out from the system, if W amount of work is taken out from the system and the system follows constant pressure process, then the work, then the closed system work will be constant pressure and V2 minus V1। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, V2 minus V1। इफ इट इज अ ओपन सिस्टम, ये क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से। फ्रॉम स्टेट 1 to 2, सिस्टम ने स्टेट चेंज करी 1 से लेके 2 तक। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, दैट्स व्हाई प्रेशर इज टेकन आउट एंड इट इज V2 minus V1। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, दिस इज द वर्क। नाउ इफ इट इज अ ओपन सिस्टम, देन अगर मैंने हीट दी होती कंट्रोल वॉल्यूम को Q, और इस कंट्रोल वॉल्यूम ने मेरे को कंट्रोल वॉल्यूम वर्क दिया होता W, और इस हीट के चक्कर में, इस जो मैंने हीट दी है, इस हीट के चक्कर में इस कंट्रोल वॉल्यूम की जो इंटरनल एनर्जी है वो राइज करी गई होती है du of the control volume। This is the rise in the internal energy of the control volume। अगर ये सिस्टम होता, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता था कि W अमाउंट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम से W अमाउंट का मेरे को वर्क मिला, और कंट्रोल ओपन सिस्टम के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस वीडीपी। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डीपी जीरो हो जाएगा, तो देन दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, तो ये हो गई जीरो। तो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क तो हो गया भैया जीरो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन, मतलब इसको क्लोज सिस्टम की तरह ट्रीट करूंगा, इफ आई कंसिडर दिस सिस्टम एज अ क्लोज सिस्टम, तो मेरे को ना प्रेशर और ना वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर की जानकारी नहीं दी गई है। अगर मैंने इसको जस्ट ओपन सिस्टम कंसिडर करा तो इसका कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जीरो हो गया, तो कैलकुलेशन इजी नहीं, कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाएगी। इजी की बात नहीं है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी ही तब है जब कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जीरो हो, क्योंकि ना प्रेशर की जानकारी दी गई है क्वेश्चन में, ना वॉल्यूम की। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस क्राइटेरिया में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमने ये डिसाइड कर लिया जस्ट कि ये ओपन सिस्टम है। इस डिसीजन लेने के लिए आपको 1 मिनट लगेगा, अगर आप, ठीक है, पेपर दे रहे होंगे। 1 मिनट में आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि ये ओपन सिस्टम का प्रॉब्लम है या क्लोज सिस्टम का है। और जानबूझ के इसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कराया गया है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कराया गया होता माय डियर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कराया गया होता, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए मेरे को पता है कि क्लोज सिस्टम का वर्क जीरो होता है, क्लोज सिस्टम का वर्क जीरो होता है, तो मैं इसको क्लोज सिस्टम कंसिडर करता। ठीक है, फिर मैं ओपन सिस्टम कंसिडर करके, ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। तो ये आपको डिसाइड करना होता है।
जस्ट आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि दिस इज अ ओपन सिस्टम प्रॉब्लम, ये मैं रब कर देता हूँ, दिस इज अ ओपन सिस्टम प्रॉब्लम, देन ओपन सिस्टम में मैंने जो भी हीट दी, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क तो हो गया जीरो, उसको लिखने का फायदा नहीं है। जो भी हीट दूंगा, जो भी मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम को हीट दूंगा, इस कंट्रोल वॉल्यूम में, एक सेकेंड, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, इसमें मैंने हीट दी कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ पे एंथैल्पी एंटर करी होगी एच आई, एंथैल्पी लीव करी होगी एच ई, ठीक है। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइज करी होगी U1 से लेके U2 तक, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी राइज करी होगी U1 से लेके U2 तक। आपसे यही पूछा है कि इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, यही पूछा है आपसे। तो क्या मैं कह सकता हूं एस एफ ई ई लगानी, आपको क्या लगानी है, एस एफ ई ई, एस एफ ई ई कहती है एच आई प्लस, ठीक है, क्यू सी वी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कोई जानकारी नहीं दी है, उसको आप जीरो मानोगे, इज इक्वल टू एच ई, और कंट्रोल वॉल्यूम वर्क ये आपको जीरो हो गया, ये आपने प्रूफ कर दिया, इफ इट इज अ ओपन सिस्टम देन कंट्रोल वॉल्यूम वर्क इज जीरो। देन यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो भी हीट क्यू सी वी कंट्रोल वॉल्यूम को मैंने दी होगी, दैट विल बी एच ई माइनस एच आई, ठीक है। मैंने जस्ट जस्ट एम आई और एम ई से मल्टीप्लाई करा है, जस्ट, क्योंकि देखो ना एम ई कट जाते हैं, एम ई कट जाते हैं, सेम होते हैं, एम आई इज इक्वल टू एम ई, स्टडी फ्लो में तो यही हम अजम्पशन लेके चलते हैं। तो जस्ट क्योंकि मेरे को टोटल हीट दे रखी है कि इफ टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज क्यू सी वी, so can I write QCV is equals to delta H? Now for an ideal gas I have already told you कि for ideal gas enthalpy is strictly a function of temperature only। अगर ये है तो आप इसको एंथैल्पी का फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला है एम सी पी डेल्टा टी क्यू कंट्रोल वॉल्यूम, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आपसे क्या पूछा गया है, एक सेकेंड, मैं यहाँ की चीजें रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करो। हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिखने में एक सेकेंड लगता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, या तो खुद से लिखना है, पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लो, और सॉल्यूशन भी नहीं देखना तो इसको पॉज करके आप खुद से कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। तो क्यू सी वी इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। आपसे पूछा गया है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है एम सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी, सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू होता है गामा, और गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 7/5 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से अगर मैं Cp की वैल्यू निकालूं, दैट Cp इज इक्वल्स टू Q जो आपने हीट दी डिवाइडेड बाई m डेल्टा t, दिस इज द वैल्यू ऑफ Cp। फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, यहां से मैं Cv की वैल्यू निकालना चाहता हूं, Cv की क्या वैल्यू होगी, तो Cv इज इक्वल्स टू Cp ओवर गामा, Cp ओवर गामा, तो Cp की वैल्यू क्या है, Q ओवर m डेल्टा t, ठीक है, इनटू गामा, और गामा की वैल्यू क्या है 7/5, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 7/5। जस्ट आपको इस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है ये, इस थर्ड इक्वेशन और इस फोर्थ इक्वेशन को यूज लेना है। आप लिख सकते हो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम, सीवी की वैल्यू आपके पास आ गई क्यू इंटू 5 डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी इंटू 7, एम सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी चल बसे, एम से एम चल बसे, क्या आ गया आपके पास, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स ऑफ जो भी हीट आपने दी गई होगी। Now this is the correct answer from the options. Also my dear, I am doing this problem just first time, ठीक है, मैं प्रॉब्लम्स ऐसे घर से सॉल्व करके नहीं फिर करता हूँ, जस्ट फर्स्ट टाइम मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ और उसको आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ। और इस प्रॉब्लम को अगर मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता तो मैं ना ही एसएफई क्वेश्चन लिखता, क्योंकि मेरे को इतनी प्रैक्टिस है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख के एसएफई लिख सकता हूँ, और ना ही मैं ये सीपी बाई सीवी इज टू गामा होता है ये लिखता, डायरेक्टली डायरेक्टली 3 लाइन में इसको आंसर कर देता विद इन
हो सकता है 2 मिनट लग जाते, क्योंकि पहला मिनट मेरे को डिसाइड करने में लगा कि ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम प्रॉब्लम है. So with practice you will also uh, uh, able to do such type problems in a short interval of time. So let's move forward to the next problem. Now ये problem कह रहा है कि water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 20 degrees Celsius. So just let me check whether I have a slide or not. Okay, I have slide for this question. Water of volume 2 liter. So I have a water of 2 liter volume in a container is heated with a coil. Okay, I am heating this water. ठीक है, the volume is 2 liter. I am heating the water with a coil. This is the heat transfer from the coil to the water. कॉइल दे रखी है मेरे को 1 किलोवाट की. 1 किलोवाट की कॉइल दे रखी है. 1 किलोवाट की कॉइल, आपको पहले तो कॉइल समझा देता हूं मैं, क्योंकि कॉइल का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही यूज करना है. कॉइल का मतलब होता है हीटर, घर में जो हीटर लगे होते हैं. कॉइल का मतलब होता है हीटर, घर में जो हीटर लगे होते हैं. दिस इज द कॉइल. इफ आई हैव गिवन W amount of electric work to the coil, and this coil is giving me Q amount of heat. So my dear, इसमें आप मानते हो 100% efficiency of heater. हीटर के लिए आपको 100% एफिशिएंसी माननी पड़ती है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि ये प्रॉब्लम बाय लक हीटर की थी, तो मेरे को हीटर के बारे में जानकारी मिली. ठीक है, हीटर की प्रॉब्लम थी तो मेरे को हीटर के बारे में जानकारी मिली. अगर ये प्रॉब्लम मैं नहीं कराता तो क्या आप बच्चों को हीटर के बारे में जानकारी मिलती? फिर आप ये सोच सकते हो कि ये टॉपिक स्किप हो जाता. तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि थर्मल साइंस के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं. जब सब्जेक्ट आता है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो उसमें हम हीटर की खूब बात करते हैं. हीटर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हम कंपेयर कराते हैं. ठीक है ना. हीटर और रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP को हम कंपेयर कराते हैं, कौन ज्यादा एफिशिएंट है. तो ऐसी एक भी एक बात नहीं है कि ये टॉपिक स्किप हो जाता अगर ये प्रॉब्लम नहीं ली होती. तो प्रॉब्लम्स तो इस तरीके से ली जा रही हैं कि कोई टॉपिक स्किप ना हो. फर्दर अगर कुछ प्रॉब्लम्स मैं नहीं ले रहा तो उनका कारण यही है कि आप इनिशियल स्टेज पे, मैं अगर RAC की प्रॉब्लम भी इसमें इंक्लूड करा के उसको थर्मल साइंस की प्रॉब्लम बना दूं तो वो एक इनजस्टिस होगी आपके लिए. तो आपको पेशेंस के हिसाब से मेरे साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. उसके बाद आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता इन दिस वर्ल्ड. कोई डिफीट नहीं कर सकता बीटेक का बंदा थर्मल साइंस सब्जेक्ट में, ओनली फॉर थर्मल साइंस. सो माय डियर फ्रेंड्स, हीटर के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है. अभी याद कर लो, अभी नोट बना लो, वरना RAC में तो ये याद हो जाता है आपको. ठीक है, तो ये आपका मैंने डाउट भी क्लियर कर दिया. तो 100% एफिशिएंसी का मतलब है कि जितना आपने इलेक्ट्रिक वर्क दोगे उतना ही हीट आपको मिलेगी. मेरे को बोला गया है 1 किलोवाट का हीटर है. 1 किलोवाट होती है पावर रेटिंग, कि 1 किलोवाट इसको पावर चाहिए. 1 किलोवाट की पावर चाहिए तो भैया 1 किलोवाट की ही ये हीट जनरेट करके मेरे को देगा. दिस इज द अजम्पशन फॉर द हीटर, और ये वैलिड भी है. ठीक है, घरों में जो हीटर लगा होता है उसमें आप जितनी बिजली देते हो उतनी ही हीट मिलती है. ओके. सो मेरे से कहा गया है कि 1 किलोवाट का हीटर है, तो 1 किलोवाट का अगर इसमें वर्क दिया गया है तो भैया 1 किलोवाट की ही ये हीट जनरेट कर देगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हीटर. The lid of the container is open and the energy dissipates at the rate of 160 joules per second. So, water of volume. So, read this problem once again. Water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius. ठीक है, इसका मतलब है इस कॉइल का जो टेम्परेचर है, दिस 27 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कॉइल. इस टेम्परेचर पे ये कॉइल है, और वाटर वाटर की अभी जानकारी नहीं है. हीट ट्रांसफर हो रहा है कॉइल से लेके वाटर में. ठीक है, आगे पढ़ो इसमें क्या बोला गया है.
The lid of the container is open. So I have a container. The lid of the container is open. Don't confuse. This lid is open. एंड हीट डिसिपेट हो रही है, इसमें से हीट निकल रही है 160 जूल्स पर सेकंड की। आप 1 किलोवाट की हीट दे रहे हो, 1 किलोवाट मतलब एक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 160 वॉट। जूल्स पर सेकंड इज नोन एज वॉट। तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट। 1000 वॉट की आपने हीट दी और 160 वॉट की हीट निकल रही है, दैट्स इट। इन हाउ मच टाइम टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर is 27 degrees Celsius and final temperature of water is 77 degrees Celsius. Initial temperature of coil is 27 degrees Celsius. So my dear friends, और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 किलो जूल्स पर सेकेंड। स्पेसिफिक हीट इज 4.2 किलो जूल्स पर सेकेंड। ये तो आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वाटर के लिए। एयर और वाटर का डाटा आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। एक कैच पॉइंट मेरे को मिला। व्हाट इज द कैच पॉइंट हियर? मैंने आपको बताया था कि फॉर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, फॉर रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, द heat should be transferred, heat should be transferred at constant temperature। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये सिस्टम ए है, इसका टेम्परेचर 27.1 डिग्री सेल्सियस है, और ये सिस्टम बी है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 27.1 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस हीट कब ट्रांसफर होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? 0.1 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टेम्परेचर डिफरेंस है। इसका मतलब जो सिस्टम का ये सिस्टम है, बी इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग। if heat has to be transferred from the surrounding to the system, then that heat should be transferred at constant temperature। इसका मतलब है कि सराउंडिंग और सिस्टम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट इंटरेक्शन होना जरूरी है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सेम नहीं होता, लेकिन सेम होएगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। तो सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट सेम होता है सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। यहाँ पे मेरे को कहा गया है कि कॉइल का इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और पानी का भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे है। तो पहले 27 डिग्री सेल्सियस था इस कॉइल का, फिर धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर, कॉइल का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और वाटर का टेम्परेचर 27 से 77 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। इसका मतलब कॉइल का टेम्परेचर भी 27 से लेके 77 डिग्री सेल्सियस तक गया होगा। और दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई हो रही है। क्या मेरे को इतनी बातें ठीक है, इतनी बातें आपको सोचनी नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे कि रिवर्सिबल है नहीं है, आपको कैच पॉइंट नहीं ढूंढना है। ठीक है, आई में ठीक है, आई हैव सम स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, is that's why I can judge whether this reversible or the okay, I can only find these catch points because I have a small experience। धीरे धीरे करके आपके पास भी वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आप 4 सब्जेक्ट मेरे से पढ़ लोगे तो आप भी इस तरीके के कैच पॉइंट ढूंढ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये कैच पॉइंट आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थर्मल साइंस में आपको रिवर्सिबल ही मानना है। ये कैच पॉइंट ये बताता है कि रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे। अब पूछा क्या है हमसे कि 27 से 77 डिग्री सेल्सियस में इन हाउ मच टाइम, मेरे को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में 27 से 77 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ओके, so just I am drawing this once again very fast। दिस इज द इलेक्ट्रिक वर्क। सो मैं ये सब नहीं बना रहा हूँ, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 1 किलोवाट का ये बता रहा है, और लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू जूल्स इनटू वॉट। सो 1000 वॉट, और ये है 160 वॉट की हीट डिसिपेट हो गई।
हीट डिसिपेट हो गई। पूछा क्या है कि इन हाउ मच टाइम टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 27 से 77 डिग्री सेल्सियस तक कितने टाइम में पहुंच जाएगा। सो अगेन आपको, ठीक है, पहले मैं आपको इसका बताता हूँ कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सो इफ आई ट्रीट इट एज इफ आई ट्रीट इट एज अ ओपन सिस्टम, ठीक है, जरूरी नहीं है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, इसमें क्लैरिफाई नहीं हो सकता, इसको आप क्लोज सिस्टम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और ओपन सिस्टम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है कि हीट जा रही है। क्वेश्चन में बोला गया है ये लिड ओपन है और पानी 27 से 77 डिग्री सेल्सियस तक गया और सिर्फ लिड जो हीट ट्रांसफर है वो हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो फॉर श्योर इसको हम क्लोज सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ाऊंगा तो आपको मैं वहां पे महसूस कराऊंगा कि ये ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम कंफ्यूजन है, कि ये ओपन सिस्टम भी हो सकता था, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तब की तब बात है, अभी हम इसको क्लोज सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम एनालिसिस करना होगा इसका, तो मैं देख सकता हूँ कि हजार हजार वॉट की हीट गई और 160 वॉट की हीट निकल गई, तो मेरे को Q इज टू पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस 1 to 2। मेरे को पता है नेट हीट इंटरेक्शन कितना हो गया 1000 माइनस 160, कोई वर्क इंटरेक्शन है जीरो, वर्क इंटरेक्शन की बात ही नहीं हुई है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर। सो दिस विल बी 1000 माइनस 100 900 माइनस 60 840, 840 watt is equals to the change in internal energy of the water. So 840 is equals to change in internal energy of the water. Now change in internal energy of the water will be mass mc delta t is equals to 840। अब सबके मन में कंफ्यूजन आ गया कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, that's why I can write change in internal energy is equals to mcv delta t, but for liquid and water and solids cv is equals to cp is equals to c, that's why change in internal energy is equals to mc delta t। बट कंफ्यूजन क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैसेस। आइडियल गैस में ही ऐसा होता है, रियल और गैसेस, सबसे बड़ी बात है आइडियल गैस, आइडियल लिक्विड नहीं, आइडियल गैस। वाटर एक लिक्विड है, क्या मैं वाटर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? अगर मैंने ये वाटर के लिए फॉर्मूला यूज करा तो वाटर के साथ नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस, इसको कहते हैं इनजस्टिस, वाटर के साथ इनजस्टिस होगी, लेकिन ये मेरे को, मैं नहीं कर रहा ऐसी नाइंसाफी, ये क्वेश्चन मेरे साथ नाइंसाफी जबरदस्ती करा रहा है। सो क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर गैस की निकालनी होगी, आइडियल गैस की, तो मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। अगर मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी लिक्विड और सॉलिड की निकालनी है, चलो यहाँ पे तो ना इंसाफी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या मैं क्या क्या क्राइटेरिया रखता ताकि मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकता। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये ये इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं उठाऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में मैं ऐसा कोई क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा जहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिक्विड या सॉलिड की हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नाइंसाफी कर रहे हैं पानी के साथ तो करनी पड़ेगी। नाउ 840 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सी दे दी है मेरे को एम, 2 लीटर वो दे रखा है, 1000 होती है डेंसिटी पानी की, किलो केजी पर मीटर क्यूब, ये आपको याद रखना है कि 1000 होती है भैया डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हो गई 1000, वॉल्यूम है 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2/1000 मीटर क्यूब, 1000 से 1000 चल बसे, मास आ गया 2 किलो का। सो 2 किलो का मास इंटू सी की वैल्यू दे दिया 4.18, किसमें दे दिया किलो जूल्स पर केजी केल्विन, into change in temperature, change in temperature, change in temperature, so my dear friends the change in temperature is, पानी का जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ है 27 से, ऊपर देखो 27 से लेके 77, इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तो इंटू 50,
चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में डालो या डिग्री सेल्सियस में डालो, बात एक ही है, तो इंटू कर दिया 50 का, बराबर 840। एक इसमें है वाट में कि इतनी हीट पर सेकंड निकली, ये पर सेकंड है वाट। इसकी यूनिट क्या है, केजी। इसकी यूनिट है केल्विन में ले लो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और टेम्पर या डिग्री सेल्सियस में बात एक ही है। केल्विन से केल्विन चल बसे, केजी से केजी चल बसे। तो पहली बात तो आपके पास क्या आ रहा है, सो जस्ट अ सेकेंड। सो आपके पास आ रहा है 840 बराबर 2 इंटू, पहले तो ये देखो किलो जूल्स है, इसको जूल्स में बदल लो, तो ये हो जाएगा 4180 इंटू 50। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट हो गई फिर जूल्स में, और इसकी यूनिट है वॉट में। वॉट का मतलब होता है जूल्स पर सेकेंड। जूल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्वांटिटी दिखा रही है टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि कितनी इंटरनल एनर्जी टोटल चेंज हुई है। तो टी टाइम में डेल्टा यू चेंज हुई, तो एक सेकंड की बात करूंगा तो एक सेकंड में डेल्टा यू डिवाइडेड बाय टी, इतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। ठीक है, तो इसको पर सेकंड बनाने के लिए मैं टी से डिवाइड कर देता हूं, दिस इज डिवाइडेड बाय टी। तो इसकी भी यूनिट पहली बात तो जूल्स पर सेकंड में हो गई। दूसरी बात हम समझ भी गए कि टी टाइम में डेल्टा यू का चेंज आया है, तो एक सेकंड में कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक सेकंड की बात हो रही है एलएचएस में, तो यहाँ पे भी आरएचएस में एक सेकंड की बात करनी पड़ेगी। निकालना क्या है कि टाइम ही तो निकालना है, दिस टाइम, यही तो आपको निकालना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करता हूं मैं जस्ट कैलकुलेटर की मदद से। 800, नहीं नहीं, 100 हो जाएगा, 100 इंटू 4180 डिवाइडेड बाय 840। सो 497.61 सेकेंड्स, 497.61 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 498 सेकेंड्स। 498 सेकेंड लग रहे हैं सर टोटल। ऑप्शन पे देखो, मिनट में दे रखा है ऑप्शन, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो मैं डिवाइड करता हूँ 498 डिवाइडेड बाई 60, 8.29, 8.29। इसका मतलब 8 मिनट, 8 मिनट में पहले देख लो कितने सेकंड हैं, 8 6 48, 480 सेकेंड। 8 मिनट में 480 सेकेंड हैं, चाहिए कितने, 498। इसका मतलब 8 मिनट और 18 सेकेंड। क्या आंसर हो गया, 8 मिनट 18 सेकेंड। तो पहले ही दिख रहा है मेरे को 8 मिनट 20 सेकंड, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेने वाला है। तो एक पहली बात तो घन पाप करा है, इस क्वेश्चन ने पाप कराया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन दिलवा दिया कि वाटर के लिए भी इसको लगाओ, गलत है ये, गलत है ये, मैं खुद कह रहा हूँ, आई एक्सेप्ट कि गलत फंडा लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये भी है कि इस क्वेश्चन में इनसफिशियंट डाटा है, तो मेरे को ना, ठीक है, ये करना पड़ेगा। और ये करना कैसे क्यों है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स अगेन, ये चीज मैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, थर्मल साइंस का जो थर्ड थर्ड सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊंगा, तो आपको महसूस कराऊंगा कि वाटर के लिए, स्टीम के लिए, ठीक है, और भी दो चार चीजों के लिए एमसी डेल्टा टी लगता है। आई हैव अ स्मॉल एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑफ थर्मल साइंस। वही एक्सपीरियंस मेरे को क्वेश्चन कराने में मदद करा देता है। अगेन, अगर मैं सिर्फ थर्मल साइंस, वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के बैठूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैंने पावर प्लांट पढ़ी है, आई नो दैट पावर प्लांट भी ये नाइंसाफी बार बार कराता है, पावर प्लांट तो बहुत कराता है। चलो, तो मैंने कहा इस नाइंसाफी को थर्मल साइंस थर्मोडायनेमिक्स में भी लगा के देखो, और आंसर करेक्ट भी आ रहा है। और आंसर इसी से आ सकता है, और कोई फॉर्मूला इस धरती पे नहीं है कि इस धरती पे और कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दे। तो प्रैक्टिस से आपको ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए।
सो गाइस, आई हैव सम वर्क टू डू, ठीक है, आई हैव सम अनदर वर्क टू डू, आई हैव टुडे, आई हैव सम लिमिटेड टाइम, सो आई एम just stopping the recording. So I have, wait a second, मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, आई हैव सम वर्क टू डू। तो एक बार देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास। और सो आई हैव दिस क्वेश्चन वन, आई हैव दिस क्वेश्चन टू। तो दो क्वेश्चन और लाया था मैं आपके लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को कल की क्लास में करेंगे, आज छोटी क्लास रखी है, तो कल इन दो क्वेश्चंस को करेंगे। और पहली बात तो हम इन दो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और हम इस कल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। होमवर्क के तौर पे, होमवर्क के तौर पे आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको देखना है PMM1। PMM1, आपको PMM1 देखना है गूगल पे। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना, कुछ और मत खोलना। गूगल पे PMM1 देखना, विकिपीडिया पे पढ़ना, कहीं भी पढ़ना PMM1। व्हाट इज PMM1? फुल फॉर्म बता दूं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल का डिक्शनरी में मीनिंग देख के आना, परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड गूगल पे देखना क्या होती है। यूट्यूब पे जाना, PMM1 की कोई एनिमेटेड वीडियो देख लेना, एनिमेटेड वीडियो, जस्ट 1 मिनट से कम की वीडियो आपको मिल जाएगी आसानी से। नहीं मिलती तो गूगल से ही काम चला लेना, गूगल पे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज PMM1। तो PMM1 आपका होमवर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इग्नोर नहीं करना इसको। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कल मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा और अगले क्वेश्चन को देखूंगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, और PMM2 डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। कल आप मेरे को PMM1 बताओगे, इन द कमेंट सेक्शन आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट नहीं करोगे तो मैं खुद बताऊंगा PMM1 क्या होती है, इसका क्या काम है। ठीक है, ओके, दैट्स फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।